नीचे वाले वायर में कितनी करंट जाएगी? अरुण, धर्म, नैन्सी, जूही, आयरन। नीचे वाले वायर में कितनी करंट जाएगी? 2 एम्पीयर की करंट यहां से आ रही है, 2 एम्पीयर की करंट यहां से आ रही है। नीचे वाले वायर में कितनी करंट जाएगी? जल्दी बताओ। उससे कम आएगी सर इसमें करेंट। हाँ बेटा, सर करेंट जो उधर आ रहा है सामने सामने, हाँ हाँ, उसमें सर कैंसिल बराबर आउट हो जाएगा जाएगी। सर। 2 एम्पियर सर। ऐसे नहीं जाएगी, नीचे वाले वायर में 2 एम्पीयर जाएगा। नहीं सर, इसमें उससे थोड़ा कम हो जाएगा सर करेंट। इसमें कम हो जाएगा, कितना होगा इसमें? मानिए सर उसमें 2। करंट, करंट क्या होता है? करंट होता है एक्चुअल में फ्लो ऑफ चार्ज। और यस चार्ज क्या होता है? चार्ज एक तरह के इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही चार्ज बोलते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 एम्पीयर मतलब 2 कूलाम पर सेकेंड। यहां से पर सेकेंड 2 कूलाम आ रहा है, यहां से पर सेकेंड 2 कूलाम आ रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे ना आपस में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 कूलाम पर सेकेंड, दैट इज 4 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी? 4 एम्पियर की करंट हो जाएगी। यहां पर आई बात समझ में? 2 एम्पियर करंट यहां से आ रही है, 2 एम्पियर करंट यहां से आ रही है, तो नीचे वाले वायर में कितनी करंट जाएगी? 4 एम्पियर की करंट जाएगी। लेकिन अगर मैं उसी के जगह एक ब्लॉक ले लूं, इस ब्लॉक में इधर से फोर्स लगाऊं 2 न्यूटन का, इधर से फोर्स लगाऊं 2 न्यूटन का, बताओ नेट फोर्स कितना होगा ब्लॉक पर? 0। नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। तो यहां पर देखो, यहां तो इनका एडिशन हो गया, और यहां पर एडिशन होने की जगह क्या हो गया? दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, 2 - 2 हो गया। क्या करंट में मैग्नीट्यूड होता है? यस। क्या करंट में डायरेक्शन होती है? यस। लेकिन करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो करंट कैसी क्वांटिटी हुई? क्या करंट को वेक्टर बोलेंगे? तो करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। क्यों? करंट जो है, करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट में डायरेक्शन भी होती है, लेकिन करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए करंट को हम लोग ना तो वेक्टर बोल सकते हैं, ना ही हम लोग स्केलर बोल सकते हैं। तो इसको एक अलग ही क्वांटिटी हमने बोला, दैट इज टेंसर क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। फोर्थ जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? दो अगर इक्वल फोर्सेस सामने से आ रहे हो, तो इक्वल वेक्टर हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हुआ है। आई बात समझ में? किसी को डाउट? धर्म, जूही, नैन्सी? नो सर। नो सर। आया समझ में? चलो, तो वेक्टर के पहले एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। बताओ कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटी होती है? कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, और एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, अब आता है इसके बाद वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, आप टॉपिक डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर। टॉपिक डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आता है क्या? सपोज करो एक आदमी, मैंने ऐसे लिखा, अ मैन वॉक 5 किलोमीटर in the direction of
37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये जो आदमी ने वॉक किया, ये इसका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट। पक्का? धर्म? यस यस सर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी गिवन है आपको। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको? मुझे पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? देखो, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं। इस तरफ क्या होता है? ईस्ट होता है। इस तरफ क्या? वेस्ट होता है। ऊपर की तरफ क्या? नॉर्थ होता है। और इधर की तरफ साउथ लेते हैं हम लोग। ये सबको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब कितना चला ये? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर तो मैं इतनी लंबी लाइन यहां से खींच नहीं सकता। 5 किलोमीटर बहुत लंबा होता है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक स्केल लूंगा, स्केल, और वहां पे लिखूंगा 1 सेंटीमीटर जो होगा स्केल में, वो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर करना है मुझे, तो मैं यहां से कितनी लंबी लाइन खींचूंगा? लाइन की लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कितने एंगल पर? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री, ये हो गया आपका O, ये हो गया P। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इस आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको आप लिखोगे O से चला कहां तक? P तक, OP। और ऊपर सिंबल लगाओगे इस तरह का, OP वेक्टर। इसको प्रोनाउंस करेंगे OP वेक्टर। आई बात समझ में? तो वेक्टर को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? डिस्प्लेसमेंट को एक लाइन खींची, और उस लाइन के आगे मैंने क्या लगा दिया? एक एरो लगा दिया। अ लाइन विथ एन एरो रिप्रेजेंट अ वेक्टर। आई बात समझ में? कोई लाइन है, उसके आगे आप एरो लगा दो, तो वो क्या बन जाता है? वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अ लाइन विथ एन एरो रिप्रेजेंट अ वेक्टर, और इसको प्रोनाउंस करेंगे हम लोग ओपी वेक्टर। ठीक, तो जैसे मैंने एक लाइन खींची, मान लो एक लाइन खींची और इसके आगे मैंने एरो लगा दिया, तो ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, इसको, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग टेल, इसको बोलते हैं टेल। और ये जो एरो वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं टेल। टेल क्या रिप्रेजेंट करता है? टेल रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, क्योंकि वेक्टर में दोनों चीज होती है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो टेल की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर देगी क्या? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। जिस वेक्टर की जितनी लंबी टेल होगी, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। हेड क्या रिप्रेजेंट करता है? हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। हेड क्या रिप्रेजेंट करता है? हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन में बताया था कि एक आदमी 5 किलोमीटर चला 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर कोई दूसरा आदमी 10 किलोमीटर चलता, तो क्या मैं 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचता? क्या उसकी लेंथ कितनी हो जाती? 10 सेंटीमीटर। मतलब उसकी क्या बढ़ गई? उसका टेल बढ़ गया। बात समझ में आई? उस वेक्टर की क्या इंक्रीज हो गई? उस वेक्टर का की टेल को मैंने बढ़ा दिया। तो टेल क्या रिप्रेजेंट करता है? टेल रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। आई बात समझ में? कोई डाउट? नो सर। अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसे आप लिखोगे, कोई वेक्टर बनाया आपने ए, इधर लिखा ए, इधर लिखा बी, हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? हम लोग लिखेंगे इसको ए, फिर लिखते हैं बी, और ऊपर इस तरह का सिंबल बनाएंगे एरो का, इसको प्रोनाउंस करेंगे ए बी वेक्टर।
आप चाहो तो इसको स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर लगा दो ए और उसके ऊपर लगा दो वेक्टर। आप बोलोगे ए और बी नहीं लिखना, आप सिंगल लेटर से लिखना चाहो तो आप सिंगल लेटर से भी लिख सकते हो, उसको ए लिख दो ऊपर वेक्टर लगा दो, तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब देखो मान लो आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, ऐसा दे रखा है, ये P है ये Q है, तो इसको PQ वेक्टर लिखूं या QP वेक्टर लिखूं, विच वन इज राइट, फर्स्ट वन और सेकंड वन, कौन सा राइट है? First one. पहला वाला राइट, सेकंड वाला? सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले चाहे वेक्टर का मुंह इधर क्यों ना हो, हमेशा आप लिखोगे ऐसे ही पी क्यू वेक्टर, ये जो ऊपर सिंबल लगता है, ये ऊपर सिंबल हमेशा राइट साइड ही लगेगा। वो सर करेंगे, ठीक है चलो करता हूं। ठीक है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना आ गया बेटा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करना आ गया हम लोगों को। एक लाइन बनाओ और उसके आगे क्या लगा दो, एरो लगा दो, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है वेक्टर। चलो अब आते हैं इसके बाद हम लोग वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। सबसे पहला टाइप लेते हैं हम लोग को इनिशियल वेक्टर। कौन बताएगा मुझे क्या होता है ये को इनिशियल वेक्टर? किसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर? इनिशियल मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग। तो ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उन्हें हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उन्हें हम लोग बोलेंगे को इनिशियल। जैसे ये पॉइंट है, एक वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हो गया, एक और वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हो गया, इसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, इसको बोल दिया मैंने बी वेक्टर। तो ए एंड बी कैसे हुए आपके को इनिशियल वेक्टर हुए? आई बात समझ में? ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके कैसे हुए, को इनिशियल वेक्टर हुए। ठीक है, को इनिशियल के बाद क्या होगा, को टर्मिनल वेक्टर। टर्मिनल मीन्स क्या होता है, एंड। को टर्मिनल वेक्टर तो सेम एंड पॉइंट, ऐसे वेक्टर जिनका एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो, उन्हें बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर। मान लो ये एंड पॉइंट है, एक वेक्टर यहां खत्म हो रहा है इस तरह से, दूसरा वेक्टर भी यही खत्म हो रहा है, तो इन्हें बोलेंगे हम लोग ए और बी वेक्टर को टर्मिनल वेक्टर। आ रही है बात समझ में बेटा? जूही, नैन्सी, आयरन मैन, Yes, sir. धर्म, ये चीजें Yes, आपने sir. पढ़ रखी है बेटा? यस सर। ये चीजें पढ़ रखी है आप लोगों ने? किसने पढ़ रखा है पहले? किसी ने नहीं पढ़ रखा? को टर्मिनल नहीं पढ़ा है। अच्छा, को टर्मिनल नहीं पढ़ा है, को इनिशियल पढ़ा है। को लीनियर, जिसको पता हो बता दो, को लीनियर वेक्टर। Acting Nancy? along same direction. हाँ बेटा, को लीनियर मीन्स सेम लाइन, lying on same line, lying on same line। ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पे लाई कर रहे हो, सेम लाइन का मतलब है एक ही लाइन पर। जैसे ये वेक्टर है, इसकी अगर लाइन को मैं एक्सटेंड करूं और यहां पर एक दूसरा वेक्टर इस तरह से, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होंगे, ये कोलिनियर वेक्टर होंगे। वेक्टर जो सेम लाइन पे लाई कर रहे हो। कोलिनियर के बाद नेक्स्ट वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर। तो क्या होते हैं कोप्लेनर?
नैन्सी बताओ। जूही, आयरन मैन, धर्म। सेम प्लेन पे। सेम प्लेन पे। और प्लेन मतलब क्या होता है बेटा? एक्स वाई या वाई जेड जो एक्सिस से बनता है। वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम प्लेन। ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हो उन्हें हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। प्लेन का मतलब होता है सरफेस। प्लेन का मतलब होता है सरफेस। तो ऐसे वेक्टर जो सेम सरफेस पे लाई कर रहे हो उन्हें हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। 2 मिनट रुको। ठीक है, तो कोप्लेनर को समझने के लिए देखो इधर। सपोज करो मेरे पास ये 2 वेक्टर है, 2 अलग अलग कलर के पेन, अलग नहीं, रेड ये दोनों। ठीक है, ये 2, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ये ऐसे रखे हुए, चलो ऐसे रखे हुए, तो ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर है क्या? क्या? ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हुए क्या बेटा? जूही, नैन्सी, धर्म, आयरन मैन, ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं है? जल्दी बताओ। Yes, sir. होना तो चाहिए। होना तो चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर को ऐसे पकड़ के उठाऊं और ये ले लूं मैं सरफेस, और इस सरफेस पे ऐसे रखूं, क्या दोनों के दोनों एक ही सरफेस पर आएंगे? यस। Yes, sir. तो ये दोनों वेक्टर कैसे हुए? कोप्लेनर हुए। अगर मैं इसकी डायरेक्शन बदल दूं, इसको ऐसे घुमा दूं, आपकी तरफ कर दूं इसको, क्या अब भी ये कोप्लेनर है क्या, या अब नहीं है? Yes, sir. अभी भी यस सर। कोप्लेनर हुए। ऐसे कर दूं, किधर करूं इसको कोप्लेनर ना हो? किधर करूं? किधर करूं? अलग कर दो सर। कहीं पर भी कर दो, ये हमेशा आपके कोप्लेनर वेक्टर ही होंगे। तो 2 वेक्टर क्या हमेशा कोप्लेनर होते हैं? क्वेश्चन आता है कभी कभार कि 2 वेक्टर क्या कोप्लेनर होते हैं, तो क्या जवाब रहेगा आपका? यस, 2 वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। आई बात समझ में? और 3 हो गए, तो अब 3 हो गए, क्या ये तीनों कोप्लेनर है? क्या ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है? दिख रहा है आपको? यस। तीनों को मैं ऐसे रखूंगा, ये एक ही सरफेस पर आएगा, तीनों कोप्लेनर है। लेकिन अगर मैंने इसको उठा के ऐसे रख दिया, क्या अब भी ये कोप्लेनर है? No, sir. नो। अब ये कोप्लेनर नहीं होंगे। तो क्या 3 वेक्टर कोप्लेनर हो सकते हैं? यस। हाँ भी ना भी। ठीक है, हाँ भी ना भी, हो भी सकता है और नहीं। क्या 2 वेक्टर कोप्लेनर हो सकते हैं? ऑलवेज। Yes. ठीक है, 2 वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं। आई बात समझ में? तो जनरली जैसे प्लेन कितने होते हैं, जैसे ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैं सपोज करूं इधर की तरफ मैं एक्स मानूं, ऊपर मैं क्या मानूं, वाई, और आपकी तरफ ऐसे मैं जेड मानूं, ये जो बोर्ड रखा हुआ है जिसमें मैं लिख रहा हूं, ये भी तो सरफेस ही है। ये कौन सी सरफेस हुई? कौन कौन सा एक्सिस में? एक्स है और वाई है। बात समझ में आ रही है? जिस प्लेन पर ये बोर्ड रखा हुआ है वो कौन सा प्लेन हुआ? एक्स वाई प्लेन। और जिस प्लेन पर मैं खड़ा हूं, मैं भी तो खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, हवा में थोड़ी पढ़ा रहा हूं। तो
मैं कौन सी सरफेस पे खड़ा हुआ हूं? मैं ऊपर नहीं जा सकता, तो मैं कौन सी सरफेस पर हूं? एक्स और जेड सरफेस पर हूं। और ये बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है डायग्राम? तो अगर मैंने दो वेक्टर यहां पे बनाए तो ये कौन से प्लेन पर हुए? एक्स वाई प्लेन, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। प्लेन बनाने के लिए आपको दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है, एक्स और वाई।